हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश अजय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विभाजन का अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में हम 4 भागों में पूरे छत्तीसगढ़ को बांटे थे। पूर्वी बघेलखंड के पठार, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मैदान या फिर छत्तीसगढ़ की आप महानदी बेसिन भी इस क्षेत्र को बोल सकते हैं, और हमारा दंडकारण्य प्रदेश। तो हमने पूर्वी बघेलखंड पठार और जशपुर सामरी पाठ प्रदेश के विषय में हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज के इस टॉपिक में हम छत्तीसगढ़ के मैदान अर्थात हमारा जो मध्य छत्तीसगढ़ है, जिसको महानदी बेसिन के नाम से भी इसको जानते हैं, इस पाठ भाग का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके अन्य नाम को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के मैदान बोलते हैं क्योंकि मैदानी भाग में है, या फिर इसके मध्य से, छत्तीसगढ़ के मध्य से क्या हुआ है, महानदी का प्रवाह हुआ है, इसलिए इसको महानदी बेसिन भी बोला जाता है। एक और नाम से बोलते हैं जो है कि आपका धान का कटोरा। ठीक है, धान का कटोरा के नाम से भी इस क्षेत्र को बोला जाता है। हालांकि धान का कटोरा पूरे छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, लेकिन बोलने का मुख्य उद्देश्य कारण जो है हमारा मध्य छत्तीसगढ़ है। ठीक, अब इसकी आकृति की बात करें, जो दिख रहा है आपका मैप में आपको दिख रहा होगा, इसकी आकृति को पंखाकार इसकी आकृति बोला जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति कैसा है, पंखाकार है। इसको आपको याद रखना है। देखिए, इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। इसके किन किन भाग में बांटा गया है, उप विभाजन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम कंप्लीट इसका हम देख लेते हैं कि इसके कितने क्षेत्रफल में इसका विस्तार है और क्या क्या इसकी विशेष बातें हैं। विस्तार की बात करते हैं तो रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग। ठीक है, तो तीनों संभाग के सारे जिला को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इतने इसको थोड़ा से आपको याद रखना है कि आपका मोहला मानपुर चौकी जिला के मोहला तहसील को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि मोहला तहसील जो है आपका दंडकारण्य में उसको हम शामिल करते हैं। तो इस तरह से इसके विस्तार को हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपका 68,064 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, पूरी क्षेत्र है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसकी प्रतिशत में मैंने आपको बताया था, प्रतिशत में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भाग है, तो ये इसका प्रतिशत 50.34%। इसकी कुल छत्तीसगढ़ के कुल आधे से ज़्यादा प्रतिशत जो हमारे महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान में सम्मिलित किया जाता है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं निर्माण की, तो ये निर्माण इसकी कटप्पा जो शैल है उसी के अपर्दन से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो हमको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, खनिज, इस क्षेत्र में खनिज संपदा को आप देखेंगे तो खनिज में आपका पाया जाता है चूना पत्थर। ठीक, चूना पत्थर की विशालता है इस क्षेत्र में, और दूसरा में आ जाएगा आपका बॉक्साइट की भंडारण इस क्षेत्र में पाई जाती है। और हीरा, आपके देवभोग जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हीरा की प्राप्ति होती है। कोरंडम हीरा है ना, तो इसकी प्राप्ति हमारा जो गरियाबंद जिला है, देवभोग क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें प्राप्ति हीरा की होती है। तो इस तरह से मुख्य जो आपका खनिज है बॉक्साइट, चूना पत्थर, हीरा, और आपके कोरबा एरिया में पाई जाती है आपका कोयला। तो इस प्रकार से इसके मुख्य खनिज में हम इनको शामिल करते हैं हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में। ठीक, छोटे मोटे और खनिज पाई जाती है, उसको आप खनिज वाले जब पार्ट देखेंगे तो उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, बात करें इसकी ढलान की, तो देखिए जो मध्य छत्तीसगढ़ है अर्थात महानदी बेसिन का क्षेत्र है, उसके दक्षिण भाग, ये वाले भाग का ढलान जो है उत्तर की ओर है ना। दक्षिण भाग की ढलान किधर है, उत्तर की ओर है, और उत्तर भाग की जो ढलान है, उत्तर जो बेसिन है, इसकी ढलान जो है आपका पूर्व की ओर है। इस तरह से ढलान है इसकी उत्तर की ओर, और उत्तर भाग की ढलान जो है पूर्व की ओर है।
इस कारण इसकी नदियाँ का जो प्रवाह है, देखिए महानदी ऐसे बहती है, वो उत्तर की ओर बहती है और फिर उसके बाद में पूर्व से की ओर प्रवाहित होते हुए जा करके उड़ीसा से फिर आपके बंगाल खाड़ी में सम्मिलित हो जाती है। इधर की नदियाँ को आप देखेंगे तो उत्तर से पूर्व की ओर बहते हुए आती है, आपकी मनियारी नदी या फिर आपका हसदेव नदी, सारी नदियाँ का ढलान इस तरह से। तो इस तरह से इसकी सारी नदियाँ जो है महानदी में क्या हो जाती है, आकर के प्रवाहित हो जाती है, महानदी में आकर के जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसकी ढलान को आपको याद रखना है, दक्षिण भाग की ढलान उत्तर की ओर और उत्तर भाग की ढलान जो है पूर्व की ओर है। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। इस क्षेत्र में आपका ये क्षेत्र है आपका, हम इसको बोलते हैं मैकल श्रेणी। ठीक है, जो आपका सेट दिख रहा है किनारे, आपका जो गरियाबंद आपका क्षेत्र है कवर्धा और राजनांदगांव क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या है आपका मैकल श्रेणी के क्षेत्र श्रेणी में इसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा एक ठो जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं बदरगढ़। बदरगढ़ नाम की ऊंची चोटी है मैकल श्रेणी में। इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। मतलब मध्य छत्तीसगढ़ अर्थात आपका महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, है ना, मध्य छत्तीसगढ़ की। तो ये है हमारा 1176 मीटर, इसको आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था पूर्वी बघेलखंड के पठार में, है ना, देवगढ़ की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई थी 1033 मीटर, इसका है आपका 1176 मीटर। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश हमने पढ़ा था, उसमें बताया था मैं आपको, सामरी है ना, आपका सामरी तहसील में है, जो कि आपका सामरी पाठ प्रदेश में आपका पाया जाता है ना। गौरलाटा, तो उसके उस चोटी की लंबाई थी आपकी ऊंचाई है 1225 मीटर। तो गौरलाटा को याद रखेंगे, जो कि आपका छत्तीसगढ़ की, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरह से मध्य छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, जो 1176 मीटर। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। बात करें मिट्टी की हम, तो इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, और कहीं कहीं पर लाल बलुई मिट्टी भी पाई जाती है। लाल बलुई जो रेतीली होती है ना, इसे लाल रेतीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो लाल रेतीली भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी और लाल रेतीली या फिर लाल बलुई मिट्टी, बालू वाली मिट्टी की प्राप्ति इस तरह से अच्छी है। हमारा मध्य छत्तीसगढ़ है, इसको धान के कटोरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में धान की प्राप्ति अधिक होती है। तो फसल की बात करेंगे हम, तो हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपज जोने वाली फसल है वो है हमारा धान। उसके पश्चात चना आ जाता है, धान, चना और मूंगफली। इस तरह से जो फसल है मध्य छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक, अब इस क्षेत्र में वन की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक वन बस्तर संभाग में पाई जाती है और आपका सरगुजा संभाग में। छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ में हमारा सर्वाधिक मिश्रित वन पाई जाती है, अर्थात वनों की जो उपलब्धता है वो मिश्रित वन है, मतलब कई प्रकार के वन वहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में वनों की प्राप्ति की देखेंगे तो इसको बोलेंगे मिश्रित वन। ठीक है, मिश्रित वन की प्राप्ति हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नदी मैंने बताया आपको यहाँ पर, ये जो आपको मैं यहाँ पर जो मानचित्र में बताया हूँ, यहाँ से आपका धमतरी जिला है ना, तो धमतरी जिला के सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है और इसका प्रवाह जो है पूरे हमारे उत्तर की ओर जा करके पहले उत्तर की ओर जाती है, उसके पश्चात पूर्वी ओर जाती है, इस तरह से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आपके ये जो नदी है आपका शिवनाथ नदी, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, मतलब छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। नदी वाले पार्ट हम अच्छे से देखेंगे तो ये नदियां हैं और बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सबके प्रवाह जो है हमारा महानदी में इसका मुहाना है और इस तरह से हम इसको महानदी बेसिन में इसको शामिल करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की सारी नदियाँ महानदी बेसिन में शामिल हो जाती है। लगभग 99% जो नदी है
एक दो नदी हम पढ़ेंगे नदी वाले क्रम में, जो कि आपका नर्मदा नदी में शामिल होती है। तो इस तरह से नदी को हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आप वर्षा की बात करें तो वर्षा जो 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ठीक है, 125 सेंटीमीटर। तापमान हम देखें यहाँ पर तो तापमान हमारा जो मध्य छत्तीसगढ़ में आपका 15 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक का तापमान छत्तीसगढ़ में रहती है पूरे वर्ष में, है ना। ठंडी दिन में लगभग 15 डिग्री, 10 से 15 डिग्री और 45 डिग्री ज़्यादा में, है ना। तो इसके तापमान को हमको याद रखना है। तो इस तरह से हमारा मध्य छत्तीसगढ़ का एक आपका परिचय आपको दिया मैंने। अब इसके उप विभाजन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी में क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। ये हमारा गौरेला है ना, गौरेला क्षेत्र है जो कि पेंडालोरमी का पठार बोलते हैं। इसके बाद फिर कोरबा बेसिन, आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये है आपका महासमुंद, ये आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान हो गया, है ना। ये हमारा सारंगढ़ का मैदान, दुर्ग उच्च भूमि, है ना, महासमुंद उच्च भूमि। इस तरह से हम उसके अलग अलग भागों में पार्ट में बांट करके हम इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेष बातों को हम आइए इसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को दो भागों में हम बांट करके इसके अध्ययन करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, पहला जो भाग है उसको पढ़ेंगे हम। मध्य जो भाग है उसके विषय में एक भाग को हम अलग से पढ़ेंगे, और दूसरा भाग हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के जो उच्च भूमि है, ठीक है, इसको बोलते हैं सीमांत उच्च भूमि, ठीक है। सीमांत उच्च भूमि मतलब जो छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित है, उन जो क्षेत्र है उनको हम पढ़ेंगे। जैसे आपका मैकल क्षेत्र, दुर्ग उच्च भूमि, महासमुंद उच्च भूमि, ठीक है, आपका सारंगढ़, फिर इधर छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इस तरह से जो सीमांत में स्थित है उसको हम पढ़ेंगे, बोलते हैं सीमांत उच्च भूमि, ठीक। उसके पश्चात जो मध्य क्षेत्र में है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कोरबा बेसिन है, आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, पेंडालोरमी का पठार है, ठीक। यहाँ पर दोआब है आपका महानदी शिवनाथ की दोआब। इनको हम मध्य भाग में हम इसको बांट करके पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मध्य भाग को, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे सीमांत उच्च भूमियों को, ठीक है, ताकि हमको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पर, बहुत सारे पर्वत है, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जहाँ से नदियों का उद्गम हुआ है, पठारों से हुआ है। तो उन चीज़ों को हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन सही रीति से सॉल्व हो सके। देखिए, छत्तीसगढ़ के मैदान में मध्य भाग की स्थिति की हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पेंडालोरमी का पठार। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं पेंडालोरमी का पठार। डॉट डॉट दिख रहा होगा आपको, पेंडालोरमी का पठार। यह जो है मैकल जो श्रेणी था, मैकल श्रेणी का ये विस्तार है, ठीक है। ये जो मैकल श्रेणी है इसी का विस्तार भाग इसको हम बोलते हैं। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये जो है आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला, मुंगेली जिला, और आपका कुछ क्षेत्र जो है इसमें बिलासपुर का भी आपका शामिल कर सकते हैं, आपका कवर्धा का, ठीक है। तो इस तरह से मुख्य रूप से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली जिलों को आप शामिल करेंगे, और अल्प भागों में इधर आपका कवर्धा जिला भी इसमें शामिल होती है मैकल श्रेणी के नाम से। तो इसका विस्तार जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का मुख्यतः आप किधर है? पेंड्रा क्षेत्रों में है। यहीं से क्या हुआ है आपका, बहुत सारे इसी क्षेत्र से नदियों का भी उद्गम हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही क्षेत्र में एक तो क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं लोरमी का पठार, ठीक है। लोरमी का पठार जो सिहावल क्षेत्र है, सिहावल क्षेत्र, लोरमी का पठार, यहाँ से मनियारी नदी का उद्गम हुआ है। मनियारी नदी का उद्गम कहाँ हुआ, कहाँ से हुआ है? इसी क्षेत्र से हुआ है। ये है सिहावल क्षेत्र, है ना, लोरमी का पठार बोलते हैं। लोरमी का
पठार से, सिहावल क्षेत्र से क्या हुआ है, मनियारी नदी का क्या हुआ, यहाँ पर उद्गम हुआ है। दूसरी नदी हम देखेंगे जो कि है अरपा नदी। ठीक, अरपा नदी जो है खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम हुआ है। वह क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ध्यान रखेंगे कि इस क्षेत्र से दो नदियों का उद्गम होता है, पहला मनियारी नदी और दूसरा है आपका अरपा नदी, जो बिलासपुर के मध्य से अरपा नदी का बहाव है। ठीक है, वहाँ से मध्य से प्रवाहित होती है। ठीक, इस क्षेत्र में धारवाड़ जो शैल है उसकी उस शैल से यहाँ पर बहुतायत में पाई जाती है, और आपका आर्कियन शैल शिष्ट, ठीक है, आर्कियन जो शिष्ट है उसकी भी यहाँ पर प्राप्ति होती है। ठीक, अब यहाँ पर हम दो पहाड़ चोटी की बात कर लेते हैं इस क्षेत्र में, जो कि है आपका पहला है पलमा की पहाड़ी, इसको हम पलमा चोटी बोलते हैं। जो पहाड़ी है लोरमी का पठार में, उसमें चोटी है पलमा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1080 मीटर। ठीक, देखिए पलमा चोटी इस क्षेत्र की आपके पेंडा लोरमी के पठार के क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है पलमा चोटी। तो पलमा चोटी है 1080 मीटर इसकी लंबाई है। दूसरा है लाफागढ़, लाफागढ़ चोटी के नाम है, उसकी ऊंचाई है 1048 मीटर। तो 1048 मीटर चोटी का नाम क्या है, लाफागढ़ चोटी। लाफागढ़ चोटी और पलमा चोटी, दो चोटी को आपको यहाँ पर याद रखना है। अवस्थिति को बहुत बार पूछा गया है, यह है मुंगेली, आपका मुंगेली जिला गौरा पेंडा मरवाही क्षेत्र में। ठीक है, गौरा पेंडा मरवाही और मुंगेली जिला में एक इसकी अवस्थिति, इस क्षेत्र की अवस्थिति का विस्तार यहाँ पर है। तो हमको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, मैकल का ही इसका मैंने बताया कि मैकल जो पर्वत है इसी का ये विस्तार का एक भाग है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अगला जो क्षेत्र है हमारा वो है आपका रायपुर बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं, ये वाला जो बड़ा बड़ा जो डॉट दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह क्षेत्र है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। विस्तार की हम बात करें तो विस्तार में आपका आ जाएगा, जो यहाँ से आप देखेंगे बिलासपुर आ जाएगा, बिलासपुर, मुंगेली आता है, तखतपुर आता है इसमें, बिलासपुर, मुंगेली, तखतपुर, पामगढ़ और बिल्हा क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाता है। फिर रायगढ़ जिला के कुछ क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में एक सबसे बड़ी चोटी है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर दलहा पहाड़। ठीक है, यहाँ पर जांजगीर जिला में एक अकलतरा नाम का जगह है, वहाँ पर है दलहा की पहाड़ी। इसकी ऊंचाई है, दलहा पहाड़ यहाँ पर अवस्थित, जो कि दलहा पहाड़, इसकी ऊंचाई है 760 मीटर, 760 मीटर्स। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में आपका बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में अवस्थित है दलहा पहाड़, है ना, दलहा पहाड़। इसकी कितनी है हाइट कितनी है, 760 मीटर। ठीक, यह जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से मांड और हसदेव नदी का प्रवाह है। ठीक, मांड और हसदेव नदी प्रवाह होने के कारण इस क्षेत्र को हसदेव मांड का दोआब क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसी क्षेत्र में चंवर ढाल की पहाड़ी है, चंवर ढाल की पहाड़ी पूछा जाएगा, चंवर ढाल की पहाड़ी, तो यह है आपका बिलासपुर क्षेत्र में। ठीक, नदी मैंने बताया यहाँ पर हसदेव नदी है, मांड नदी, केलो नदी, इस तरह से नदियों के इस क्षेत्र से प्रवाह होती है। उसके पश्चात हम देखेंगे आपका यहाँ पर अन्य जो क्षेत्र है, जो कि आपका रायगढ़ बेसिन के विषय में। ठीक है, आपका रायगढ़ क्षेत्र के विषय में हम देखते हैं। रायगढ़ सारंगढ़ का मैदान, इसके अंतर्गत हम रायगढ़ सारंगढ़ के मैदान अर्थात रायगढ़ सारंगढ़ के बेसिन में हम इस क्षेत्र को शामिल किए जाते हैं, जो कि रायगढ़ और सारंगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। यह जो क्षेत्र है आप देख रहे होंगे, यह क्षेत्र रायगढ़ सारंगढ़ बेसिन के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, यह जो है पूर्वी सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत हम इसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह जो
इस क्षेत्र के जो पश्चिमी भाग है, इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग, उसको सारंगगढ़ का मैदान बोलते हैं। उसके जो पूर्वी भाग है उसको सरिया के मैदान के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इधर का पूर्वी क्षेत्र उसको सरिया का मैदान बोलते हैं, पश्चिमी को सारंगगढ़, और कंप्लीट जिसे हम क्या बोलते हैं, रायगढ़ सारंगगढ़ का मैदान। ठीक है, इसमें नदी का याद रखेंगे आप, 2 नदी आपको दिखाई देगी। पहला है आपके लात नदी, दूसरी है आपके कंकराड़ी नदी। ठीक, कंकराड़ी नदी एक नाला है छोटा सा, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि आजकल बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों को आयोग जो है पूछ रहा है। ठीक, तो लात नदी और कंकराड़ी नदी, ठीक, इसको आपको रायगढ़ सारंगगढ़ के जो क्षेत्र है, बेसिन है, उसको आपको शामिल करके पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं हम कोरबा बेसिन के विषय में। कोरबा बेसिन, यह जो क्षेत्र है आपका कोरबा बेसिन के अंतर्गत है, इसको हम शामिल करते हैं। ठीक है, कोरबा बेसिन के अंतर्गत इसके हम देखते हैं कि पश्चिम क्षेत्र में आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला से लगा हुआ है। इसी क्षेत्र से हसदेव नदी का क्या हुआ है, प्रवाह हुआ है। हसदेव नदी का प्रवाह इसी क्षेत्र से हुआ है आपके कोरबा जिला से। ठीक है, और हसदेव नदी में ही जलाशय एक निर्मित है, इसको आपको याद रखना है, हसदेव बांगो बैराज। ठीक, हसदेव बांगो बैराज जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बैराज है, जलाशय है। ठीक, इसको वर्तमान में मिनी माता जलाशय के नाम से जानते हैं, तो हम इसको याद रखेंगे। मिनी माता जलाशय हसदेव नदी में है, और ये क्षेत्र है आपका कोरबा बेसिन, मतलब कोरबा जिला में ही ये अवस्थित है, हम इसको याद रखेंगे। ठीक, दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मध्य क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का सेंट्रल जोन है आपका, रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, दुर्ग जिला, ये जो क्षेत्र है बिलासपुर के नीचे है, बिलासपुर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो ये आपका दुर्ग रायपुर क्षेत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, दुर्ग रायपुर का मैदान। इसको हम 3 भागों में बांट करके मुख्य रूप से हम अध्ययन करते हैं। देखिए, यह जो क्षेत्र है आपका, यह है आपका शिवनाथ नदी है, ये जो डायग्राम में दिख रहा होगा शिवनाथ नदी है। अब ये जो क्षेत्र है ये महानदी है, तो इसके जो मध्य क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं शिवनाथ महानदी का दोआब। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, शिवनाथ और महानदी का क्या है, ये दोआब है। दोआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच के जो भूमि है उसको हम दोआब बोलते हैं। ठीक, 2 नदियां बही हुई है, उसके बीच के जो मैदानी क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ होती है, उसको हम दोआब बोलते हैं। तो इसलिए इसको इधर से शिवनाथ नदी का बहाव है, यहाँ से महानदी का बहाव है, इसलिए बोलते हैं शिवनाथ महानदी का दोआब। इसके ऊपर के क्षेत्र को हम बोलते हैं यहाँ पर शिवनाथ पार मैदान। ठीक, शिवनाथ पार मैदान, क्योंकि शिवनाथ के ये उत्तर भाग में है, उससे पार है, तो इसको बोलते हैं शिवनाथ पार क्षेत्र, है ना। शिवनाथ पार क्या है, मैदान है। यह जो भाग है आपके महानदी के, उसके जो ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, इसको बोलते हैं महानदी पार सकरी मैदान, महानदी पार सकरी मैदान। तो इस तरह से हम इसको 3 भागों में बांट करके हम इसके अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले आपका देखते हैं शिवनाथ महानदी जो दोआब है उसके अध्ययन करते हैं। पहला हम देखेंगे यहाँ पर शिवनाथ महानदी के दोआब को। ठीक, शिवनाथ महानदी के दोआब, यह जो है शिवनाथ और महानदी के मध्य में स्थित है, क्योंकि दोनों के मध्य में स्थित रहते हैं 2 नदियों, उसी को हम दोआब कहते हैं। अब इसकी जो ढाल है, इसकी ढाल जो है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी ढलान है, और इसकी कडप्पा शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। इसी कारण इस क्षेत्र में चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। खनिज किसकी है, चूना पत्थर की। ठीक है, रायपुर से, मध्य रायपुर से आप देखे होंगे खनिज आपका नदी जो है खारून नदी प्रवाहित होती है। तो इस क्षेत्र के प्रमुख नदी में हम देखेंगे यहाँ पर शिवनाथ और खारून नदी। ठीक है, 2 नदियाँ कैसे यहाँ से प्रभावित होती है। यह क्षेत्र जो है कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में धान की उत्पादन
और चने की उत्पादन अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक, शिवनाथ पार मैदान की बात करते हैं। यह जो क्षेत्र है हमारा शिवनाथ पार मैदान के नाम से हम इसको जानते हैं। ये मुख्यतः रूप से देखेंगे हम मैप में, तो ये जो नदी है थोड़ा सा इस तरह से तिरछा बहा हुआ है, इसलिए इसको आपका शिवनाथ नदी के पश्चिम क्षेत्र में इसको माना जाता है। ठीक है, शिवनाथ नदी के उसके पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, शिवनाथ के पश्चिम में यह स्थित है। इसके कडप्पा शैल समूह से यह क्या हुआ है, निर्मित है। ठीक है, कडप्पा शैल समूह से यह निर्मित है। नदी की बात करते हैं यहाँ पर, तो आमनेर, सुरही, कर्रा और हाप नदी, यह जो क्षेत्र है आपका मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी से हाप नदी, आमनेर नदी और आपका सुरही नदी इसका उद्गम हुआ है और इसी क्षेत्र से क्या हुआ है, प्रवाहित हुआ है। नदी में हम इसको उद्गम के एग्जैक्ट बिंदु पॉइंट को हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर एक और जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं महानदी पार सकरी मैदान। ठीक है, यह जो महानदी के पूर्वी भाग में अवस्थित है। यदि हम इस एग्जैक्ट स्थिति की बात करें तो ये आपके रायपुर के पूर्वी क्षेत्र और बलौदा बाजार के पूर्वी क्षेत्र और महासमुंद के आपके पश्चिमी क्षेत्र में यह मुख्य रूप से अवस्थित है। ठीक है, महानदी पार सकरी मैदान, यह महानदी से निर्मित एक मैदानी भाग है जो कि बहुत ही आपके फसल के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब यह उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में भी धान की कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, महानदी के पूर्व में स्थित है और यह क्षेत्र भी कडप्पा शैल समूह से निर्मित है। यह जो पूरा क्षेत्र है कडप्पा शैल समूह से निर्मित है। इस तरह से हम याद रखेंगे महानदी पार मैदान और शिवनाथ नदी और महानदी का दोआब और महानदी पार सकरी मैदान। इस तरह से हम जो मध्य भाग है इसको 3 भागों में इसको बांट करके हम पढ़ते हैं। अब हम इसको 2 भागों में बांटे थे पूरे मध्य छत्तीसगढ़ को, पहला मध्य भाग और दूसरा है सीमांत उच्च भूमि। ठीक, तो हमने मध्य छत्तीसगढ़ में पेंडा लोरमी का पठार क्षेत्र पढ़ लिया, कोरबा क्षेत्र को पढ़ लिया, आपका बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान को पढ़ लिया। ठीक, आपका रायगढ़ और सारंगढ़ के क्षेत्र को हम पढ़ लिए यहाँ पर, और हम बीच के क्षेत्र को भी हम यहाँ पर इस क्षेत्रों को भी हमने अध्ययन कर लिया। अब क्या बच गया हमारा, सीमांत उच्च भूमि, अर्थात छत्तीसगढ़ के जो सीमा पर अवस्थित है उन भूमियों को हम अध्ययन करेंगे। सीमा पर कौन कौन सा अवस्थित है, देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये है आपका मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक, मैकल पर्वत श्रेणी जो कि आपकी इधर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है, और इधर आप जब आएंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में यह दुर्ग उच्च भूमि। ठीक, दुर्ग उच्च भूमि। ठीक, इधर आप आएंगे उड़ीसा क्षेत्र में तो इसको हम बोलते हैं महासमुंद उच्च भूमि। ठीक है, महासमुंद उच्च भूमि। ऊपर में हम जाएंगे यहाँ पर इस क्षेत्र में तो इसको हम बोलते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो ये जो बिंदु है, हम ये जो पार्ट है इसको भी हम अध्ययन करेंगे। फिर हम छत्तीसगढ़ का जो पूरा जो मध्य भाग है उसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके पश्चात हम दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात दंडकारण्य क्षेत्र को पढ़ेंगे। मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। यह जो क्षेत्र है आपके राजनांदगांव, कवर्धा और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही इस क्षेत्रों में इसका विस्तार है। मैकल पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये आपका पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग का ये विस्तार है जिसको हम छत्तीसगढ़ में क्षेत्र में मैकल पर्वत श्रेणी के नाम से विशेष रूप से हम जानते हैं। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी जो है आपको वेनगंगा और शिवनाथ नदी का क्या होती है यहाँ पर जल विभाजक का काम करती है। ठीक, मैकल पर्वत श्रेणी एक जल विभाजक का काम करती है कि इसके शिवनाथ और वेनगंगा के मध्य। वेनगंगा जो है आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में है और यहाँ पर शिवनाथ हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है। तो इसका जल विभाजक के रूप में काम करते हैं जो कि महानदी बेसिन और नर्मदा बेसिन के रूप में हम इसको देखते हैं। मुख्य नदी क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में महानदी और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी। तो दोनों बेसिनों के मध्य में जल विभाजक का काम यहाँ पर
करती है मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसकी ढाल की बात करें हम तो इस क्षेत्र की ढाल जो है, मैकल पर्वत श्रेणी की ढाल जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है, अर्थात इधर की नदियां जो है पूर्व से पश्चिम की ओर इसका ढलान है। ठीक है, आप देखे होंगे अमरकंटक में जो पहाड़, अमरकंटक के पहाड़ी से जो नदियों का उद्गम हुआ है, जैसे नर्मदा नदी या सोन नदी, उसका जो बहाव है या तो उत्तर की ओर है, नर्मदा नदी की ढाल किधर है आपका, पश्चिम की ओर है, तो इसलिए इसका ढलान है हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक, इसकी चोटी की बात करें हम, चोटी की, तो इस क्षेत्र में झाला पहाड़ अवस्थित है जो कि 1136 मीटर, देवसानी की पहाड़ी 1125 मीटर, लीलावनी की पहाड़ी और ब्रह्मागढ़ की पहाड़ी मैकल पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। क्या क्या है यहाँ पर, झाला पहाड़ 1136 मीटर, देवसानी पहाड़ी 1125, लीलावनी और ब्रह्मागढ़ की पहाड़ी। ठीक, वृष्टि छाया प्रदेश, हमारे जो कबीरधाम का जिला है उस क्षेत्र को, कबीरधाम राजनांदगांव, इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश अर्थात यह क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश जिस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जो है कम होती है। होती क्या है, जब अरब सागर से वहाँ पर मानसून की पवनें टकराती है आपके मैकल पर्वत श्रेणी को। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी से जब मानसून की जो पवन टकराती है तो हमारे छत्तीसगढ़ में इधर नहीं आप पहुंच पाती, बल्कि वो सीधी आगे बढ़ जाती है। तो इस कारण से इस क्षेत्र में, आपके कवर्धा क्षेत्र में पानी वर्षा कम होती है, पानी कम गिरता है। ठीक है, इस पानी कम गिरने के कारण, वर्षा कम होने के कारण उस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अर्थात छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है हमारा कवर्धा, कबीरधाम जिला। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में कुछ घाटियां पाई जाती है। ठीक, जैसे है आपका चिल्फी घाटी। ठीक, चिल्फी घाटी है, ब्रिजवानी की घाटी है और शिवनाथ की घाटी है। तो ये तीनों घाटी को आपको याद रखना है, चिल्फी घाटी, ब्रिजवानी की घाटी और शिवनाथ की घाटी। ठीक है, कुछ पर्वत की श्रेणियां भी है, उन श्रेणियों को भी आपको याद रखना है। जैसे कांदामानी की पहाड़ी, कांदामानी की जो पहाड़ी है आपके कवर्धा जिला में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाएगा कांदामानी की पहाड़ी, तो कांदामानी की पहाड़ी है आपके कवर्धा जिला में। फिर कुल्हाड़ी की पहाड़ी और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ये दोनों है राजनांदगांव जिला में अवस्थित है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी के विषय में बहुत बार पूछा गया है, आपका राजनांदगांव जिला में यह अवस्थित है, राजनांदगांव में। ठीक है, और कुल्हाड़ी की पहाड़ी भी राजनांदगांव में ही दोनों अवस्थित है। और कांदामानी कवर्धा, कांदा क से आप कवर्धा याद कर सकते हैं, और कुल्हाड़ी और प्रज्ञागिरी को राजनांदगांव से आप यहाँ पर जोड़ेंगे। ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये आपका मैकल पर्वत श्रेणी का क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र है। अब हम देखें इसको, हम सीमांत क्षेत्र में, सीमांत उच्च भूमि के नाम से इसको अध्ययन कर रहे हैं। अब देखेंगे हम छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी जो है, यह जो क्षेत्र है इसको हम छुरी उदयपुर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार कहाँ पर है, तो कोरबा जिला में है। कोरबा जिले का कुछ भाग इसमें शामिल होती है, कुछ भाग सरगुजा जिले का शामिल होता है, और कुछ भाग जो है इधर रायगढ़ जिले का इसमें शामिल करते हैं। तो रायगढ़ जिला, कोरबा जिला और सरगुजा जिला, तीनों जिलों का थोड़ा में इसका विस्तार है। ठीक, अब देखिए इसके आपका अवस्थिति की बात करेंगे हम, तो अवस्थिति की बात करेंगे तो इसके पश्चिम में, इस क्षेत्र के पश्चिम से आपका हसदेव नदी का यहाँ पर प्रवाह है। ठीक, हसदेव नदी आपको कोरबा जिला से प्रवाहित होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी के पश्चिम से हसदेव नदी का स्थित है, और पूर्व में, इधर पूर्व में इस क्षेत्र में मान नदी का प्रवाह है। ठीक, मान नदी का प्रवाह है। ठीक, और इसी के उत्तर में महादेव का पहाड़ है। यहाँ पर इस क्षेत्र में महादेव की पहाड़ है, महादेव पहाड़। ठीक, महादेव की पहाड़ कहाँ पर, उत्तर में। अब
जो आपका कोरबा बेसिन है, ये वाला क्षेत्र कोरबा बेसिन है, ये आपका कोरबा बेसिन जो कि आपका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। इसके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में यह जो क्षेत्र है अवस्थित है। तो इस तरह से हम इसकी अवस्थिति को देखें, यह जो क्षेत्र है आपका रायगढ़, कोरबा और सरगुजा, यह गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। गोंडवाना शैल समूह हमने उसके भूगर्भिक विभाजन में हमने अच्छे से देखा है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो को जरूर देखें। गोंडवाना शैल समूह से यह क्षेत्र जो है निर्मित है। ठीक है, ढलान की बात करें हम तो उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर इसकी ढलान है। इसलिए इस क्षेत्र की सारी नदियां जो है नीचे अर्थात दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर क्या होती है, यहाँ पर आपके महानदी में विसर्जित हो जाती है। ठीक, तो ढलान है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, प्रमुख आपका खनिज है कोयला। रायगढ़ क्षेत्र और कोरबा क्षेत्र में खनिज का है आपका कोरबा है। इसी के हम एक विस्तार के भी रूप में देखते हैं, उदयपुर पहाड़ी। इसका नाम ही क्या है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी है ना। तो उदयपुर की पहाड़ी की यदि आप देखेंगे तो यह क्षेत्र, इसी क्षेत्र में लेलुंगा पहाड़ी अवस्थित है। इसी क्षेत्र में लेलुंगा पहाड़ी अवस्थित है। चोटी की बात करें तो मैनीफर चोटी, लाम पहाड़ी और बिजौरा पहाड़ी अवस्थित। बिजौरा की ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है 1089 मीटर्स। ठीक है, इस क्षेत्र में नदी गज और चोरनई नदी प्रवाहित होती है। किस क्षेत्र से, उदयपुर की पहाड़ी क्षेत्र से। तो इस तरह से हमने आपका मैकल श्रेणी देख लिया और छुरी उदयपुर की पहाड़ी को हम देख लिए। ठीक, अब आइए हम देखते हैं दुर्ग उच्च भूमि और आपका है महासमुंद उच्च भूमि को। दुर्ग उच्च भूमि जो कि आप इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है लगभग यही एरिया को हम क्या बोलते हैं, दुर्ग उच्च भूमि के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की सीमा में अवस्थित है। आप देख सकते हैं आपके महाराष्ट्र बॉर्डर में स्थित है। ठीक, यह क्षेत्र आपके जल विभाजक के रूप में भी काम करता है। किनके मध्य, इधर आपका शिवनाथ नदी है। ठीक, शिवनाथ नदी जो कि आपके महानदी की सहायक नदी है, मतलब महानदी के सहायक नदी महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का यह काम करती है। कौन सा, दुर्ग उच्च भूमि जो है, इधर आपका शिवनाथ नदी पड़ेगा और इस क्षेत्र में आपका यहाँ से महाराष्ट्र में कौन सा नदी पड़ती है, गोदावरी नदी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जल विभाजक। महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक है। ठीक है, इसी क्षेत्र में आपका दल्ली राजहरा क्षेत्र है। ठीक है, दल्ली राजहरा क्षेत्र है यहाँ पर, जो कि लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए अयस्क में आपको याद रखना है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों के विषय में आप देखेंगे तो प्रमुख पहाड़ी है आपका दल्ली राजहरा जो कि 700 मीटर है और डोंगर बोर 704 मीटर। ठीक है, दल्ली राजहरा और डोंगर बोर, डोंगर गढ़ नहीं है ये, डोंगर बोर है। तो दोनों को याद रखना है, दल्ली राजहरा और डोंगर बोर की पहाड़ी किस क्षेत्र में है, दुर्ग उच्च भूमि में। ठीक, अब धमतरी महासमुंद, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। देखिए यह क्षेत्र जो है धमतरी महासमुंद का क्षेत्र आता है और धमतरी का क्षेत्र और गरियाबंद का क्षेत्र, इन क्षेत्रों को हम धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र से, धमतरी क्षेत्र से ही आपके जोंक नदी का उद्गम होता है। पहाड़ी कौन सा है आपका, सोनबेरा की पठार। ठीक है, सोनबेरा की पठार, इसी क्षेत्र में यह है हमारा सोनबेरा की क्या है, पठार है। ठीक है, सोनबेरा के पठार से क्या हुआ है, आपके जोंक नदी का उद्गम होकर के आपके महानदी में विसर्जित हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो है आपका महानदी का उद्गम हुआ है, कहाँ पर, आपके यहाँ से है महानदी। महानदी का उद्गम हुआ है धमतरी जिला के सिहावा पर्वत से। ठीक,
धमतरी जिला के सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है। तो दो नदियों का उद्गम हुआ है किस क्षेत्र से? महानदी आपके महासमुंद उच्च भूमि से। ठीक है, महासमुंद उच्च भूमि से दो जिला धमतरी महासमुंद उच्च भूमि से दो नदियों का उद्गम हुआ है। पहला है आपका महानदी सिहावा पर्वत से और सोनबेरा की पहाड़ी से आपके जोंक नदी का उद्गम होता है। इसमें बहुत सारी पहाड़ें हैं। इन पहाड़ों को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामों में अक्सर पूछी जाती है, इसलिए इनको भी आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो पठार है आपका सोनबेरा और सिहावा पर्वत। ठीक है, उसके पश्चात उससे जो छोटे छोटे पर्वत है उसको आपको याद रखना है। पहला है आपकी धारी डोंगरी। ठीक है, धारी डोंगर है। दूसरा है आपका शिशुपाल पर्वत। ठीक, और बोरहा पहाड़। ठीक, उसके बाद मुंडागिरी की पहाड़ी और काटी गांव की पहाड़ी और गिधावा पर्वत और भाद्र नवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, भाद्र नवगढ़ की जो पहाड़ी है ये आपके गरियाबंद में अवस्थित है, गरियाबंद में। ठीक है, गरियाबंद जिला में अवस्थित है भाद्र नवगढ़ की पहाड़ी। ये हमारे गरियाबंद जिला इस क्षेत्र में यह अवस्थित है। छाता पहाड़ की बात करें हम तो छाता पहाड़ जो है ये जो है सतनामी जो पंथ है उन लोगों का ये तीर्थ स्थल है जो कि बलौदाबाजार जिला में अवस्थित है। बलौदाबाजार जिला में यह अवस्थित है। ठीक है, अब नरियर पानी को भी याद रखना है जो कि आपके धमतरी महासमुंद उच्च भूमि इसी क्षेत्र में सारे पहाड़ियाँ अवस्थित है। बहुत सारी और भी नदियाँ हैं और कहाँ से उसका उद्गम हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। हमारे जो महासमुंद बेसिन की उसकी पूरी कंप्लीट स्टडी जो है यहाँ पर हमने किया है। उसके हर एक उपभागों को हमने बांट करके अच्छे से तोड़ करके एक एक भागों का हमने अध्ययन किया है। कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पहाड़ी है, एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर देख ली हैं। अगले वीडियो में हम आपके जो दंडकारण्य क्षेत्र है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।